नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले दो छोटी छोटी अपील। पहली अपील ये कि सत्यहिंदी.com आपसे आर्थिक मदद की उम्मीद करता है। आप ईमानदार पत्रकारिता के लिए, निडर और निर्भीक पत्रकारिता के लिए हमें आर्थिक मदद करें, हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और कुछ डोनेशन देके या आर्थिक मदद करके आप सत्य हिंदी के सदस्य बन जाए। साथ ही साथ सत्य हिंदी का मोबाइल ऐप भी आ गया है, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव की सरगर्मियां इन दिनों काफी तेज हो गई हैं और पिछले कई महीनों से एक अटकल जो लगातार लगाई जा रही थी, वो अटकल ये थी कि दरअसल उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर क्या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपने कैबिनेट का विस्तार करती है या विस्तार नहीं करती है। आपको याद होगा पिछले 2-3 महीने पहले एक बड़ी डिबेट शुरू हुई थी। डिबेट इस बात को लेकर ये हुई थी कि AK शर्मा साहब, जो कहा जाता है कि वो नरेंद्र मोदी जी के बड़े करीबी लोगों में से हैं, उनको लखनऊ भेजा गया और ये अटकल लगी थी कि दरअसल उनको जो योगी के कैबिनेट में है उनको डिप्टी CM बनाया जा सकता है, उनको मंत्रिपरिषद में बड़ी जिम्मेदार पद दिया जा सकता है। और वो टसल काफी लंबे समय तक चलती रही। दरअसल उसी के संदर्भ में ये बात आई थी कि दरअसल कहीं ना कहीं योगी जी जो है वो पार्टी आलाकमान, पार्टी हाईकमान यानी नरेंद्र मोदी, अमित शाह की बातों को नहीं मान रहे हैं, अनसुनी कर रहे हैं। और उसके बाद से लगातार ये अटकल लग रही थी, क्या वो अपने कैबिनेट का विस्तार करेंगे, कैबिनेट का विस्तार नहीं करेंगे। रविवार के दिन कैबिनेट का विस्तार हुआ है, उसमें 7 नए लोगों को मंत्री बनाया गया है। और जो फॉर्मूला है वो दरअसल मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ फॉर्मूला क्या है। अगर आप अपनी स्क्रीन पर नजर डालेंगे तो आप देखेंगे 1 + 3 + 2 + 1 यानी 7 लोगों को कैबिनेट में जगह दी गई है, मंत्रिपरिषद में जगह दी गई है। उसमें से 1 ब्राह्मण, 3 OBC, 2 शेड्यूल कास्ट और 1 ST यानी आदिवासी, इनको कैबिनेट में जगह रखें। अगर आप ध्यान से देखें, इसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर जिनकी आबादी है वो OBC तबका है, उसके बाद SC तबका है, फिर ब्राह्मण तबका है। तो इन सब का यानी जातियों का जो समीकरण है उसको इस कैबिनेट में साधने की कोशिश की गई है। अगर आप अपनी स्क्रीन पर दोबारा नजर डालें तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि वो कौन कौन से लोग हैं जो मंत्री बने हैं। इसमें जितिन प्रसाद हैं, छत्रपाल गंगवार हैं, संगीता बिंद हैं, धर्मवीर प्रजापति, पलटू राम, दिनेश खट्टिक और संजीव कुमार। जितिन प्रसाद ब्राह्मण, छत्रपाल गंगवार, संगीता बिंद, धर्मवीर प्रजापति ये OBC तबके से आते हैं, पलटू राम, दिनेश खट्टिक दलित तबके से आते हैं और संजीव कुमार गोंड तबके से आते हैं। इसमें एक नाम जो गायब है वो है AK शर्मा जी का नाम गायब है। AK शर्मा जी का नाम क्यों नहीं है, ये अपने आप में किसी विवेचना, किसी विश्लेषण का सवाल है। लेकिन जब इतना दबाव था कि AK शर्मा को इस कैबिनेट विस्तार में जगह मिलनी चाहिए थी, वो विस्तार में जगह नहीं मिली है, तो एक सवाल मन में जरूर आता है कि क्या योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के अंदर बिल्कुल ऑटोनोमस हो गए हैं, वो अपने हिसाब से सरकार चलाना चाहते हैं और किसी दबाव में नहीं आना चाहते। क्या वो आलाकमान यानी नरेंद्र मोदी, अमित शाह की अनसुनी कर रहे हैं, ये भी अपने आप में एक सवाल है। आज हम जो चर्चा करेंगे, चर्चा इसी बात को लेकर ही करेंगे। पहली बात यह है कि क्या योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से ऑटोनोमस हो गए हैं, वो केंद्र की बातों को या केंद्रीय नेतृत्व की बातों को नहीं सुन रहे हैं। दूसरी बात यह कि ये जो उन्होंने जातिगत समीकरण बनाया है, क्या यह जातिगत समीकरण आने वाले चुनाव के मद्देनजर किया गया है, और क्या इससे यह आभास नहीं होता है कि दरअसल OBC, SC और दलित तबके के अंदर और ब्राह्मण तबके के अंदर बीजेपी की स्थिति दिन पर दिन थोड़ी कमजोर हुई है, वहां पे अनईजीनेस महसूस हो रही है। और क्या इस कैबिनेट विस्तार के बाद से उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार की या भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत होगी या नहीं मजबूत होगी, इन्हीं सवालों पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, इस बातचीत में शामिल हैं। हमारे साथ दिल्ली से शामिल है विजय त्रिवेदी जी। विजय त्रिवेदी वो लोग हैं जो RSS BJP को बहुत करीब से देखते हैं और उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर एक किताब भी लिखी है, यदा यदा ही योगी, बेस्ट सेलर थी, बहुत सारे लोगों ने उसको पढ़ा। हमारे साथ लखनऊ से सिद्धार्थ कलहंस है जो वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे कार्यक्रम आप लगातार उनको देखते हैं। हमारे साथ आप गाजियाबाद से कह सकते हैं दीपक शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और लखनऊ से हमारे साथ हमारी सहयोगी है वंदिता मिश्रा। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। सिद्धार्थ कलहंस जी, ये जो कैबिनेट का रिशफल किया गया है, अगर पहली नजर से मानूं, और पहला सवाल है AK शर्मा को जगह क्यों नहीं दी गई, और AK शर्मा को जगह न देने का मतलब क्या है? क्या कोई कॉम्प्रोमाइज हुआ है या कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, या ये मान लिया जाए कि योगी आदित्यनाथ दरअसल केंद्रीय नेतृत्व की बात को अनसुना कर रहे हैं, या कोई बातचीत अंदर हुई जिसकी वजह से ये सारी चीजें सामने आई हैं?
आपको अपने अनम्यूट करना पड़ेगा सिद्धार्थ जी, अनम्यूट करें अपने को पहले जी। मुझे लगता है कि ए.के. शर्मा की एंट्री जिस दिन से हुई है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, जनवरी के मध्य में, तब से लेकर जो असहजता महसूस हो रही थी ए.के. शर्मा के आने के बाद, जिस तरह से बातें शुरू हुई, ए.के. शर्मा आ गए हैं तो लगाम रखेंगे, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी और ए.के. शर्मा डिप्टी सीएम बनेंगे, कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि वो सीएम बनेंगे। तो एक खटास जिसे कहते हैं, एक दूरी उनके और योगी आदित्यनाथ के बीच में जरूर पैदा हुई, जो योगी आदित्यनाथ को पसंद नहीं आई। और इसके बाद जब मई के आखिर में और जून की शुरुआत में जब उत्तर प्रदेश में को लेकर गहन चिंतन, बैठक, मंथन, तमाम चीजों का दौर चला, उस समय भी ऐसा लगा था कि शायद अब ए.के. शर्मा को जो फार्मूला निकला है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उसके तहत उनको मंत्री बना दिया जाएगा। लेकिन जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, बल्कि उससे पहले ही जैसे ही ए.के. शर्मा को संगठन में उपाध्यक्ष बनाया गया, दर्जनों उपाध्यक्षों के बीच में एक उपाध्यक्ष बनाया गया। मुझे याद है विजय त्रिवेदी जी ने शायद उस समय ही कह दिया था कि ए.के. शर्मा को मंत्री नहीं बनाया जाएगा, और उस समय ऐसा लग गया था कि संगठन में अगर उनको उपाध्यक्ष बना दिया गया है तो संभावना इस बात की कम दिखती है। तो ए.के. शर्मा को लेकर कोई इस बार ऐसी संभावना भी नहीं जताई जा रही थी, ना उनका नाम चर्चाओं में चला था। हाँ, कहा जा रहा था कि चूंकि बहुत सारे मंत्री बन रहे हैं, शायद ए.के. शर्मा उनमें से एक हो। लेकिन मुझे लगता है ए.के. शर्मा को लेकर ना तो अब केंद्रीय नेतृत्व कोई बहुत ज्यादा अड़ते हुए दिख रहा था, ना केंद्रीय नेतृत्व कोई बहुत ज्यादा रुचि दिखा रहा था। जिस तरह से ए.के. शर्मा इन दिनों कुछ नेपथ्य में चले भी गए हैं, अब वो उनकी सक्रियता भी उस तरह से नहीं दिख रही थी। तो लगता है कि उन्होंने अब जो भी होनी है उसको भी मान लिया था। मुझे संगठन में भी कोई बहुत उनकी सक्रियता नहीं दिख रही, यदा-कदा कार्यक्रमों में कभी दिख जाते हैं या कहीं उनको कोई बुला लेता है। तो ए.के. शर्मा कोई इशू नहीं रह गया था उत्तर प्रदेश के कैबिनेट एक्सपेंशन में या उत्तर प्रदेश की राजनीति में। हाँ, महत्वपूर्ण बात वो है जो आपने चर्चा की शुरुआत में कहा कि ऐसा लगता है कम से कम इस कैबिनेट के एक्सपेंशन को देखने के बाद कि केंद्रीय नेतृत्व ने सब कुछ छोड़ दिया है योगी आदित्यनाथ के ऊपर। योगी आदित्यनाथ अपनी टीम का चयन करें, जो योगी आदित्यनाथ को सूट करता है वही करें। और योगी आदित्यनाथ ने भी इस कैबिनेट का जो आप आकार देखें, जो एक्सपेंशन हुआ है, उसमें जिन जिन लोगों को शामिल किया है, तो उसी मोदी जी के फार्मूले पर चलते हुए दिख रहे हैं। जिस फार्मूले पर कुछ दिन पहले केंद्र में केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था, जातीय समीकरण भी उसी तरीके से हैं। जैसा उत्तर प्रदेश से 7 मंत्री बनाए गए, 3 बैकवर्ड मंत्री बनाए गए, 2 दलित बिरादरी के बनाए गए थे, उसी तरीके, और एक ब्राह्मण बनाया गया था। केंद्र में यही हुआ था। 6 मंत्री जो केंद्र के अगर आप देखें तो इसी फार्मूले के तहत बने। ठीक वही फार्मूला उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ ने अपनाया है, और इन जिन मंत्रियों को उन्होंने शामिल भी किया है, ओबीसी के 3 देखें तो उन 3 में एक कुम्हार, एक केवट और एक कुर्मी। और दलित बिरादरी में शायद भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया है कि जाटो वोटरों में या जाटो मतदाताओं के बीच अब कोई बहुत मतलब नहीं है। जो उनकी अपनी उनका परंपरागत वोटर बन चुका है पिछले कुछ सालों से, खासतौर पर 1991 के बाद से लगातार खटिक बिरादरी से उनको वोट मिल रहे हैं। तो खटिक बिरादरी के उन्होंने 2 मंत्रियों को बनाया है, एक फल्टू राम को बनाया और एक दिनेश खटिक को बनाया। यहाँ भी देखने की बात है, खटिक बिरादरी में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास कद्दावर नेता मौजूद है, जो 4-5 चुनाव जीते हैं, अलग अलग लोकसभा भी रह चुके हैं, राज्यसभा भी गए हैं, इस समय विधान परिषद के सदस्य हैं। विद्यासागर सोनी तो संगठन में बड़े पद पे हैं, लेकिन उनकी जगह 2 नामालूम से लोगों को उठाकर मंत्री बनाया गया है, जिन 2 लोगों का शायद उनके चुनाव क्षेत्र को छोड़कर खटिक बिरादरी में, मतलब दलितों में खटिक बिरादरी में अपने चुनाव क्षेत्र को छोड़कर कोई प्रभाव नहीं है। इसी तरह जो ओबीसी के भी जो मंत्री बनाए गए हैं, चाहे वो संगीता बलवंत बिंद हो या धर्मवीर प्रजापति हो, तो इन सारे का, या छत्रपाल गंगवार हो, इन सारों को भी अगर आप देखें तो
अपनी बिरादरी में शायद अपने क्षेत्र से आगे कोई इनकी पहचान है, या तो एक नोशनल रिप्रेजेंटेशन है कि भाई हम जी ओबीसी में इनको, दलितों में इनको हमने प्रतिनिधित्व दिया है। और ये सारे लोग जो बने हैं मंत्री, खासतौर पर जो अलग अलग जातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये इनमें 3-4 तो पहली बार के विधायक हैं। और मतलब किसी कद्दावर नेता को, यहाँ तक कि एक संभावना बहुत बड़ी जताई जा रही थी कि कल्याण सिंह के पोते जो है संदीप सिंह को शायद उनका एलिवेशन करके उनको कैबिनेट मंत्री बना दिया जाएगा, क्योंकि जी लोध बिरादरी में कोई उस तरह का बड़ा नेता नहीं बचा है। लेकिन वो भी नहीं हुआ है, संदीप सिंह राज्य मंत्री ही हैं। तो मुझे लगता है कि पूरी तरीके से, और ऐसा लगता है जैसे सब कुछ छोड़ दिया गया था योगी आदित्यनाथ के ऊपर कि आपको जो सूट करे, जिस जी तरीके से जातीय समीकरण हो सकता है उनको बताए गए हों कि भाई हम हमारा फोकस है ओबीसी पे, तो ओबीसी पे काम करना है, गैर जाटो दलित जातियों पे काम करना है, लेकिन उनके ऊपर पूरी तरीके से इस मसले को छोड़ दिया गया। जी जी और इससे एक संभावना इससे और बड़ी प्रबल हो गई है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से बात करने पर पता चलता है, या कुछ और जो नेता है उससे ऐसा लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जो टिकट भी बांटेंगे, दिए जाएंगे, उसमें भी लगता है कि अब योगी आदित्यनाथ की ठीक ठाक चलेगी। मतलब सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।